नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आप लोगों का स्वागत है हमारे नए यूट्यूब चैनल MS यादव IAS GS एकेडमी पर। ठंडियाँ बहुत पड़ रही हैं, आप लोग जो है घर पे रह के पढ़ाई कर रहे होंगे और उसी परिप्रेक्ष्य में आज मैं अपना नया जो हमारा चैप्टर है आधुनिक भारत का वो लेके आया हुआ हूँ। आधुनिक भारत में हमने यूरोपीय कंपनियों के आगमन के पश्चात उत्तर मुगल काल के कुछ वीडियो हमने अपलोड कर दिए हैं। उसके बाद जो हमारा भारतीय इतिहास है उसका आज मैं ये वीडियो लेके आया हुआ हूँ। आशा करता हूँ कि आप लोग जो है हमारे वीडियो देखते होंगे और अच्छे लगते होंगे तो लोगों को आप शेयर भी करते होंगे। तो ऐसे ही आप लोग जो है हमारे वीडियो देखिए और परीक्षाओं की तैयारी करिए। हमारे जो ये वीडियो होते हैं सभी परीक्षाओं के लिए समान रूप से उपयोगी हैं। कोई भी परीक्षा अगर आप दे रहे हैं उन परीक्षाओं में इससे प्रश्न आपको परीक्षा में मिलेंगे। तो आइए आज हम जो है अपना नया चैप्टर शुरुआत करते हैं। नया चैप्टर का नाम हमने दिया हुआ है जो उत्तर मुगल काल होता है। उत्तर मुगल काल के पश्चात हमारे यहाँ पर क्या होता है, कुछ नए राज्य बनते हैं। तो उन्हीं नए राज्यों को लेके आज हमने अपना ये वीडियो बनाया हुआ है। देखते हैं कि कौन कौन से नए राज्य इस समय हमारे स्थापित हुए हैं, क्योंकि आप जानते हैं जब कोई भी शासन सत्ता कमज़ोर हो जाती है तो जो बड़े लोग यानी राजा महाराजा लोग के टाइप होते हैं वो करते क्या है कि अपना पूरा का पूरा एक नया राज्य ही बना लेते हैं। तो वही इतिहास की श्रृंखला में आज हम अपना जो है यहाँ पर नए राज्यों का उत्थान लेके आए हुए हैं, यानी कौन कौन से नए राज्य हमारे यहाँ पर बन रहे हुए हैं। तो हमने ये चैप्टर का नाम यहाँ पर दे दिया हुआ है नए राज्यों का उत्थान या नए राज्यों का उत्कर्ष, कुछ भी कह लीजिए। कौन कौन से राज्यों का यहाँ पर उत्थान हुआ है। आज हमने यहाँ पर कई राज्यों की बात की हुई है। बहरहाल हमको सभी राज्यों की बात करना है तो एक वीडियो में तो ये हमारा नहीं हो पाएगा। आज देखिए हमने यहाँ पर 4 जो है राज्यों की बात की हुई है। धीरे धीरे हम लोग जो है समझेंगे। मैप का भी हमको जहाँ आवश्यकता पड़ी है वहाँ पर हमने यूज़ कर लिया हुआ है। आपको हम बताते चलेंगे कि कौन कौन से राज्य यहाँ पर बने हुए हैं। आइए शुरू करते हैं धीरे धीरे। पहले नंबर पर हमने लिखा हुआ है दक्कन। आप लोग दक्कन का मतलब समझ लीजिए। दक्कन का मतलब होता है दक्षिण, यानी भारत में जो हमारा ये दक्षिण एरिया है इसी को हमने क्या बोला हुआ है, दक्कन। दक्कन को आप लिख सकते हैं कि दक्षिण। और जानते हैं कि दक्कन के अंतर्गत हमारे जो है इस समय के कई राज्य हैं यानी प्रदेश हैं, जैसे कि कर्नाटक हो जाएगा, तमिलनाडु हो जाएगा, तेलंगाना हो जाएगा, केरल हो जाएगा, आंध्रा हो जाएगा। ये सब जो है दक्कन के अंतर्गत ही आएंगे। तो ये हमने यहाँ पर मैप में बना दिया हुआ दक्कन। और दक्कन में कौन होंगे, तो ये निजाम होंगे। तो दक्कन के जो निजाम होंगे ये कहाँ पर होंगे, ये हमारे जो है हैदराबाद में होंगे। हैदराबाद आप जानते हैं कि इस समय जो है ये तेलंगाना की राजधानी है। और तेलंगाना आप जानते हैं कि आंध्र प्रदेश से 2 जून 2014 को अलग होता है। तो एक हमारा जो है नया प्रांत भी बनता है। वहीं पर यह है कौन सा, हैदराबाद, जो कि हमको देखने को मिलेगा मुशीनगर में। तो यहाँ पर जो लोग हैं उनको बोला गया है क्या, निजाम। निजाम लोग कहाँ पर मिलेंगे, हैदराबाद में। यानी ये जो हमने मैप बनाया हुआ है दक्कन में हमने लिख दिया हुआ है निजाम। अब देखते हैं कि इस दक्कन में इसकी स्थापना कौन करता है। तो हमने यहाँ पर लिख दिया हुआ है कि दक्कन में जो यानी निजाम वंश का संस्थापक है वो कौन है, चिनकिलिज खां या निजामुल मुल्क। 2 नाम इसके चलने हैं। एक तो नाम चलना है चिनकिलिज खां और निजामुल मुल्क चलना है। तो ये इसका संस्थापक हो जाएगा। लेकिन होता क्या है कि जो ये राज्य है इसको स्वतंत्र राज्य का सबसे पहले अगर कोई स्वप्न देखने वाला होता है तो कौन होता है, ये जुल्फ़िकार खां होता है। अब जब इसने इसकी स्थापना कर दी है दक्कन में हैदराबाद की, तो क्या होता है, ये चिनकिलिज खां यहाँ पर बन जाता है सूबेदार। कहाँ का, ये हैदराबाद का ये चिनकिलिज खां सूबेदार बन जाएगा। और ये सूबेदार 1720 में बनता है। ध्यान रखिएगा 1720 में बनता है। जो ये 1720 में बनता है तो क्या होता है, एक ये मोहम्मद शाह जो हमारा, जिसको हम लोग कहते हैं रंगीला, ये हमारा दिल्ली में जो है उत्तर मुगल काल का शासक होता है।
चिनकिलिच खां को जो है ये दिल्ली बुला लेता है। जब ये दिल्ली बुला लेता है तो वहाँ पर यानी हैदराबाद में सूबेदारी दे दी जाती है किसको, मुबारिज खां को दे दी जाती है। तो ये चिनकिलिच खां 1720 में बनता है यहाँ का सूबेदार और 1722 में मोहम्मद शाह इसको दिल्ली बुला लेता है, किसको, चिनकिलिच खां को। अब मोहम्मद शाह के समय आप जानते हैं कि उत्तर मुगल काल का हमारा समय चल रहा है, बड़ा उठा पटक की स्थिति है, कोई भी शासक स्थायी नहीं है, वहाँ पर बड़ा षड्यंत्र चल रहा है। जब षड्यंत्र चल रहा है तो चिनकिलिच खां के दिमाग में ये गूंजता है कि यार यहाँ पर जो है अपना कोई जो है भविष्य नहीं है। तो चिनकिलिच खां करता क्या है कि दिल्ली से ये दक्षिण की तरफ आता है, दक्कन की तरफ आता है। जब दक्कन की तरफ आता है तो यहाँ इस समय जो है मुबारिज खान सूबेदार होता है। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पर दो सूबेदारों को एक साथ में बता दिया हुआ है। पहले नंबर का सूबेदार हमारा हो जाएगा चिनकिलिच खां और दूसरे नंबर का हो जाएगा मुबारिज खां। लेकिन चिनकिलिच खां को दिल्ली बुला लेगा कौन, मोहम्मद शाह बुला लेगा और वहाँ पर जो है इसको अपना काजी नियुक्त करता है। उसके बाद जब चिनकिलिच खां दिल्ली से दक्षिण भारत की ओर आता है तो मुबारिज खां यहाँ पर क्या होता है, सूबेदार होता है। जब ये बात मोहम्मद शाह को पता चलती है कि चिनकिलिच खां जा रहे हैं तो मोहम्मद शाह मुबारिज खां को आदेश देता है कि चिनकिलिच खां को किसी हिसाब से जिंदा या मृत पकड़ा जाए। तो इस चक्कर में मुबारिज खां, भाई राजा का आदेश होता है, मुबारिज खां करता है कि पूरी की पूरी ताकत लगा देता है। तो जब ताकत लगा देता है तो दोनों के बीच में एक युद्ध होता है, जिस युद्ध को हम लोग बोलते हैं सकूर खेड़ा का युद्ध। आपसे पूछ सकते हैं कि सकूर खेड़ा का युद्ध किसके किसके बीच हुआ था, तो ध्यान रखिएगा चिनकिलिच खां के साथ में और मुबारिज खां के साथ में होता है। और कब होता है तो टाइमिंग हमने बता दी हुई है, 1724 में होता है। अब इस युद्ध में होता क्या है, ये चिनकिलिच खां जो है जीत जाता है, मुबारिज खां जो है हार जाता है और चिनकिलिच खां इस मुबारिज खां की जो है हत्या कर देता है। मुबारिज खां की अगर हत्या हो जाएगी तो जाहिर सी बात है चिनकिलिच खां फिर वहीं पर हमारा क्या हो जाएगा, चिनकिलिच खां वहीं पर हमारा जो है सूबेदार बन जाएगा। अब चिनकिलिच खां को यहाँ पर उपाधि दे दी जाती है कौन सी, आसफ जाह। तो ये आपसे जो है पूछा जा सकता है कि बताइए चिनकिलिच खां की उपाधि क्या है, तो बताओगे आसफ जाह है। तो ये इसकी उपाधि हो जाएगी। और फिर ये चिनकिलिच खां दक्कन की राजधानी दक्कन की राजधानी हैदराबाद को बना लेता है और ये राजधानी हमारी बन जाती है कब, 1725 में। तो ये इतनी बात हमको यहाँ पर दक्कन में याद रखना है। कुल मिला के एक दो नाम है, एक युद्ध है, आपको संभवतः याद हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब इसी क्रम में होता क्या है कि आगे जो है धीरे धीरे, क्योंकि भारत में इस समय जो है कई हमारे जो है स्वतंत्र राज्य बने हुए हैं। उन्हीं राज्यों में एक राज्य है रुहेलखंड तथा बंगस पठान। पहले तो आप ये समझ लीजिए रुहेलखंड तथा ये बंगस हम कौन से क्षेत्र हैं। तो रुहेलखंड आप जानते हैं यूपी में एक ज़िला पड़ता है जिसको आप कहते हैं बरेली, और दूसरा ज़िला पड़ता है यहाँ पर कौन सा, फर्रुखाबाद। तो रुहेलखंड बरेली के आसपास का क्षेत्र होगा और ये हमारा जो है बंगस फर्रुखाबाद के आसपास का क्षेत्र होगा। तो यहाँ पर होता क्या है, जो रुहेलखंड का संस्थापक होता है वीर दाऊद और अली मोहम्मद खां। असल में है क्या कि ये वीर दाऊद और अली मोहम्मद खां, वीर दाऊद अली मोहम्मद खां का पिता है। तो ये दोनों लोग करते क्या हैं कि रुहेलखंड में बरेली में एक जागीर प्राप्त करते हैं और अपना एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना कर देते हैं। यही जो हमारा बंगस है, बंगस जो नाम हमारा है किसी भी व्यक्ति के नाम से आया हुआ है, ये करता क्या है, इसका नाम है मोहम्मद खां बंगस। ये जो है फर्रुखाबाद में बंगस पठान के नाम से अपना पूरा का पूरा राज्य जो है क्या करता है, इसको स्थापित कर लेता है। बाद में होता क्या है कि इसने बुंदेलखंड और इलाहाबाद पर भी अपना अधिकार कर लेता है, कौन, मोहम्मद खां बंगस। तो इस हिसाब से रुहेलखंड और फर्रुखाबाद भी अपने आप में क्या होते हैं, एक प्रकार से स्वतंत्र हो जाते हैं, यानी नए राज्य की स्थापना हमारी हो जाती है। उसके बाद अगर हम आगे की तरफ बढ़ते हैं तो आगे की तरफ देख लीजिए, हमने यहाँ पर डाल दिया हुआ है राजपूत। राजपूत की अगर हम बात करेंगे तो हमको राजपुताना पहुंचना पड़ेगा। राजपुताना हमको देखने को मिलेगा इस एरिया में, ये जो हमारा एरिया है राजपूतों का, जिसको हम लोग बोलते हैं राजस्थान, इस एरिया में हमको मिलेंगे, इस क्षेत्र में मिलेंगे हमको राजपूत मिलेंगे। राजपूतों की अगर हम बात करेंगे तो राजपूतों में दो राजपूत आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एक जो है हमारे जो है अजीत सिंह हैं और एक हमारे जो है सवाई राजा जय सिंह हैं। तो ये दो राजपूत हमको यहाँ पर पढ़ने हैं।
तो सबसे पहले आइए देखते हैं कि राजपूतों का कौन कौन सा क्षेत्र है। राजपूतों की अगर हम बात करेंगे तो हमको इनके क्षेत्र देखने को यहाँ पर मिलेंगे। एक तो क्षेत्र मिलेगा हमको यहाँ पर जोधपुर, उसके बाद दूसरा हमको मिलेगा यहाँ पर अजमेर, यहीं पर अजमेर मिलेगा, अजमेर, ये दो मुख्य यहाँ पर क्षेत्र होते हैं। और तीसरा राजपूत का जो क्षेत्र हमको मिलेगा वो आगरा के आसपास भी देखने को मिलते हैं। तो आइए समझते हैं कि यहाँ पर क्या होता है। तो ये जो राजपूत लोग हैं, राजपूत को देखो हमने यहाँ पर दो ये शहर बता दिए हैं। एक तो हमने जोधपुर को बताया हुआ है और दूसरा हमने अजमेर बताया हुआ है। जोधपुर में क्या है कि अजीत सिंह ने जो है अपने स्वतंत्र राज्य की स्थापना की हुई है। अजीत सिंह जब यहाँ पर स्थापना करते हैं तो क्या होता है कि इसी समय बहादुर शाह 1708 में आक्रमण करते हैं। कहाँ पर ये करते हैं? तो जोधपुर में करते हैं। उसके बाद जोधपुर में दूसरा आक्रमण होता है 1714 में, और ये कौन करता है? ये हुसैन अली जो है आक्रमण करते हैं। ये जो है सैयद बंधु हैं, आपको पता होना चाहिए। हुसैन अली और हसन अली ये दो जो है हमारे सैयद बंधु होते हैं, ये आक्रमण करते हैं। हुसैन अली मुगलों के सेनापति होते हैं, तो ये आक्रमण करते हैं। जब आक्रमण होते हैं तो अजीत सिंह क्या करता है कि मुगलों की अधीनता स्वीकार कर लेता है। मुगलों की अधीनता स्वीकार करने के पश्चात अजीत सिंह अपनी पुत्री का विवाह यहाँ पर फर्रुखसियर से करवा देते हैं। फर्रुखसियर वही हमारा उत्तर मुगल काल का शासक है, जिसको हम लोग यहाँ पर लंपट मुर्ग के नाम से जानते हैं। ध्यान रखिए, इतना काम यहाँ पर होता है। अब सैयद बंधु क्या करते हैं? अजीत सिंह को अजमेर और गुजरात की दीवानी दे देते हैं। ये जो है अजीत सिंह हैं, ये कहाँ? जोधपुर में भी हो जाएंगे और अजमेर में हो जाएंगे, तथा गुजरात की इनको जो है दीवानी मिल जाती है। अब एक यहाँ पर सैयद बंधुओं के विरोध में एक गुट होता है। वो क्या करता है कि यहाँ पर हमारे जयसिंह द्वितीय होते हैं। जयसिंह द्वितीय को यहीं पर गुट क्या करेगा? आगरा की सूबेदारी दे देगा। इतना काम यहाँ पर हो जाता है किसके बीच में? ये अजीत सिंह और ये हुसैन अली के बीच में। तो सैयद बंधुओं के द्वारा अजीत सिंह को अजमेर तथा गुजरात की यहाँ पर दीवानी मिल गई है। उसके बाद नाम आता है किसका? सवाई राजा जयसिंह का आता है। सवाई राजा जयसिंह की अगर हम बात करेंगे तो इनका जो टाइमिंग हमने नहीं लिखा हुआ है, टाइमिंग लिख देते हैं। ये टाइमिंग हमको मिलेगी 1688 से लगा के 1747 तक इनका जो है टाइम रहेगा। किसका? सवाई राजा जयसिंह का। सवाई राजा जयसिंह के विषय में अगर बात की जाए तो ये जो है बहुत ही उच्च कोटि के जो है विद्वान थे, एक प्रकार के समाज सुधारक थे और बड़े लेवल के राजनेता भी थे। इसी वजह से इनको जो है सवाई की उपाधि दी गई थी और सवाई की उपाधि इनको जो है फर्रुखसियर ने दी हुई थी। अब जयसिंह काम क्या करते हैं? जयसिंह जो है जयपुर की स्थापना करते हैं और जयपुर की स्थापना 1722 में होती है। ये चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा, क्योंकि आपसे परीक्षाओं में जो है प्रश्न पूछ देते हैं कि जयपुर की स्थापना कब हुई थी, तो 1722 में हुई थी। ये चीज़ यहाँ पर ध्यान रखनी है, क्योंकि ज़्यादातर लोग जो है यहाँ पर गलती कर बैठते हैं। इस वजह से ये सब प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं, क्योंकि आपसे पूछा जा सकता है किसने की, कब की। जैसे वो हमारा आगरा वाला प्रश्न बहुत ज़्यादा आता है कि आगरा की स्थापना किसने की और कब की। शायद सब लोगों को याद होगा, अगर याद हो तो आप लोग जो है कमेंट में बताते भी जाइएगा। उसके बाद ये करता क्या है? सवाई राजा जयसिंह क्या करते हैं? जंतर मंतर बनवाते हैं। जंतर मंतर क्या होते हैं? खगोलीय वेधशालाएं होती हैं, जिसमें हम जो हमारे ग्रह वगैरह हैं इनका जो है अध्ययन करते हैं। और ये जंतर मंतर हमारे कितनी जगह पर बनते हैं? तो ये 5 जगह पर बनते हैं। ध्यान रखिएगा कौन कौन सी जगह है। एक तो स्वयं जिसकी स्थापना की थी जयपुर में, दूसरा हमको मिलेगा दिल्ली में, तीसरा हमको मिलेगा मथुरा में, चौथा हमको मिलेगा उज्जैन में और पांचवा मिलेगा हमको वाराणसी में। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आना ही आना होता है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, 5 हमारे जो है जंतर मंतर हो गई, या इनको हम खगोलीय वेधशालाएं बोलते हैं। किसने बनाई थी? सवाई राजा जयसिंह ने बनाई थी। उसके बाद क्या होता है कि उसके बाद हमारे जो है जब ये बन जाती हैं तो उसके बाद यहाँ पर अगले जो है हमारा आ जाएंगे कौन लोग? जाट लोग आ जाएंगे। जाटों के बारे में हम थोड़ा सा जिक्र करेंगे। और आज जो हमारा नए राज्य मिलेंगे तो हमने 4 राज्यों को जो है यहाँ पर बताया हुआ है। बाकी जो बचे हुए राज्य हैं वो धीरे धीरे जो है आपको कंप्लीट करवाएंगे। जाटों के बारे में अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो जाट लोग कहाँ कहाँ पर थे? तो दिल्ली, मथुरा और आगरा के जो है ये जमींदार कृषक टाइप के थे लोग, जाट लोग। जमींदार इनको इस वजह से बोला गया है
क्योंकि इन लोगों के पास जो हमारी कृषि थी वो यानी खेती करने वाली जो ज़मीन थी बहुत ज़्यादा थी और ये लोग जो है खेती वगैरह करते थे। और ध्यान रखिएगा कि ये जो जाट लोग हैं ये जो है मुग़लों के जो भी कारनामे हैं उनसे ये जो है हरदम अप्रसन्न रहते थे। और इस समय है क्या कि उत्तर मुग़ल काल चल रहा है, शासक सभी कमज़ोर हो गए हैं, इस वजह से जाट लोग इनके विरुद्ध कोई ना कोई जो है षड्यंत्र या विद्रोह करेंगे। तो ये हो गए हमारे यहाँ के। अब मुग़लों का विद्रोह अगर सबसे पहले किया था तो एक यहाँ पर जाट का नाम आता है जिसका नाम होता है गोकुला, या कहीं पर लिखा होगा गोकुल। गोकुल ने 1669 में यहाँ पर विद्रोह कर दिया था। और विद्रोह जब किया था तो हमारा जो है एक यहाँ पर यात्री होता है मनुची। मनुची असल में होता क्या है कि ये इंग्लैंड से यानी जो है ब्रिटेन से आया हुआ हमारा इतिहासकार होता है। तो ये कहता क्या है कि गोकुला ने मुग़लों का कुछ इस कदर विरोध किया हुआ था कि जो हमारा आगरा में अकबर का मकबरा है उस मकबरे के आसपास क्षेत्रों में वहाँ पर आग लगा दी थी। ये मनुची हमको यहाँ पर बता रहा है, तो इसी वजह से हमने यहाँ पर मनुची को लिख दिया हुआ है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा। बाकी अभी कई सारे इतिहासकार आएंगे जो अलग अलग जो है यहाँ पर बात बताएंगे। तो उसके बाद क्या होता है, गोकुला के बाद यहाँ पर विद्रोह करने वाले होते हैं राजा राम। राजा राम के साथ साथ में रामचेरा, ये भी जो है दोनों जाट लोग होते हैं, ये 1686 में करते हैं। उसके बाद सबसे बड़ा जो विद्रोह करने वाले होते हैं वो चूड़ामन होते हैं, और चूड़ामन 1690 में मुग़लों का जो है विरोध कर देते हैं। अब जब 1690 में इन्होंने चूड़ामन ने विद्रोह किया हुआ था तो जाहिर सी बात है इन्होंने कुछ ना कुछ किया होगा। तो हमने यहाँ पर हेडिंग बना रखी है चूड़ामन। चूड़ामन की डेट डाल दी है 1690 से लगा के 1721 तक की। आइए देख लेते हैं कि चूड़ामन ने क्या क्या काम किया था। एक तो पहला काम इन्होंने किया हुआ था भरतपुर की जो है नींव डाली थी। कब? 1700 में इन्होंने नींव डाली थी। आप लोग जानते होंगे कि भरतपुर हमारा जो ये ज़िला पड़ता है ये राजस्थान का ज़िला है और उत्तर प्रदेश के आगरा ज़िले से जो है ये टच करता है। तो 1700 में क्या होता है कि भरतपुर की जो है नींव पड़ जाती है। अब वहीं भरतपुर के आसपास एक जगह पड़ती है, जो राजस्थान के लोग हैं वो जानते होंगे, एक जगह पड़ती है थीम, और इसी थीम में क्या होता है कि दुर्ग बनवाता है। कौन? चूड़ामन। लेकिन होता क्या है कि 1721 में चूड़ामन को जयसिंह द्वितीय ने क्या कर दिया हुआ है? पराजित कर दिया हुआ है। ये जयसिंह वही द्वितीय हैं जिनको ये जो सैयद बंधु हैं, सैयद बंधु के विरोधी लोगों ने आगरा की सूबेदारी दी हुई थी, तो इसको क्या देते हैं? हरा देते हैं। कौन हार जाता है? ये चूड़ामन। चूड़ामन के बाद अगला जो है हमारा यहाँ पर जो जाट नेता है वो आ जाएगा। कौन? बदन सिंह। बदन सिंह हमको देखने को 1721 से 1756 तक मिलेगा। अब बदन सिंह भी करेंगे क्या? जैसा काम चूड़ामन ने किया था उसी हिसाब से क्या करेंगे, हमारे दुर्ग वगैरह को जो है और अधिक बनवाएंगे, क्योंकि चूड़ामन की जो पराजय हुई है शायद एक दुर्ग के बनने से हुई है। इस वजह से बदन सिंह क्या करेंगे? 4 दुर्ग बनाएंगे। एक दुर्ग बनाएंगे दीग में, एक बनाएंगे कुंबेर में, एक बनाएंगे बेद में, और एक बनाएंगे कहाँ पर? भरतपुर में। ये 4 जो है हमारे दुर्ग बनाते हैं। कौन? बदन सिंह बनाते हैं। अब बदन सिंह थोड़ा सा राज्य तो पा ही गए हैं चूड़ामन के द्वारा, तो धीरे धीरे अपने राज्य का विस्तार करते हैं। राज्य के विस्तार करने में होता क्या है कि ये मथुरा तथा आगरा पर अपना अधिकार कर लेते हैं। तो हमने यहाँ पर लिख दिया हुआ है आगरा तथा मथुरा पर क्या हो जाता है? अधिकार हो जाता है। और जब अधिकार हो जाता है तो इनको उपाधि भी मिल जाती है राजा की, और राजा की उपाधि देने वाला होता है यहाँ पर कौन? अहमद शाह अब्दाली। आप जानते हैं कि हमारे यहाँ पर नादिर शाह का आक्रमण हुआ था, इसी समय ये हमारा अहमद शाह अब्दाली यहीं पर था। और जो आप जानते हैं कि नादिर शाह का आक्रमण 1739 में हुआ था, इसी के आसपास की ये हमारी कहानी है। तो उपाधि इनको मिल जाती है बदन सिंह को, किसकी? राजा की उपाधि मिल जाती है। अब बदन सिंह के बाद अगर हमारा कोई अगला जाट नेता है तो ये हमने लिख दिया हुआ है सूरजमल। आप लोग थोड़ा सा देखते चलिएगा, जहाँ जहाँ हम निशान लगा
जा रहे हैं उनको देखते रहिएगा। अब जो हमारा सूरजमल है ये 1756 से 1763 तक रहेगा, यानी ये इस क्षेत्र में जो है शासन करेगा। वही हमारा जो भरतपुर एरिया है, अब इसको जो मथुरा और आगरा मिला हुआ है यहाँ तक शासन करेगा। अब शासन इसका अच्छा है, ठीक ठाक है। इसको जो है मालूम एक इतिहासकारों ने संज्ञा दी हुई है जाटों का अफलातून। आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि जरा बताइए जाटों का अफलातून किसको कहा जाता है, तो सूरजमल को कहा जाता है। अब सूरजमल में एक बड़ा दिलचस्प यहीं पर कहानी होती है। होता क्या है कि इसकी आप टाइमिंग देख लीजिए, 1756 से 1763 है। इसी समय क्या होता है कि एक पानीपत का युद्ध, जो तीसरा युद्ध होता है, मराठों और अफगानों के बीच में होता है। सूरजमल इतना मतलब कह सकते हैं लालायित हो जाता है कि ये मराठों का साथ देने के लिए तैयार हो जाता है। कौन? सूरजमल। लेकिन इसी युद्ध के इसी समय यहाँ पर क्या हो जाता है, एक व्यक्ति है जिनका नाम लिखा हुआ है सदाशिवराव भाऊ। सदाशिवराव भाऊ से इनसे थोड़ा कहासुनी हो जाती है, इस वजह से सूरजमल मराठों का साथ नहीं देते हैं। बाई चांस अगर ये हमारा यहाँ इनका मतभेद नहीं होता तो ये साथ जो है सूरजमल मराठों को यहाँ पर दे देते। तो ये कहानी थोड़ा सा हमने जो है पानीपत के तीसरे युद्ध से ली हुई है। वैसे पानीपत के जो है 3 युद्ध हुए हैं, आपको पता होना चाहिए। पहला युद्ध होता है 1526 में, दूसरा होता है 1556 में और तीसरा होता है 1761 में। तो 1761 यहाँ पर मैच कर रहा हुआ था, इस वजह से इसको हमने यहाँ पर लिखा हुआ है। सूरजमल के बाद होता क्या है कि अगले हमारे जो है जाट नेता आ जाते हैं, जिनको हम बोलेंगे यहाँ पर जवाहर सिंह। जवाहर सिंह ज़्यादा तो कुछ खास कर नहीं पाए, जो राज्य मिला हुआ था बस उसी में अपना जो है ये करते रहे। इसके बाद सूरजमल के बाद जवाहर सिंह के बाद जितने भी यहाँ पर जाट नेता हुए हैं, इन्होंने यहाँ पर कुछ किया नहीं हुआ है। अंततः होगा क्या कि ये सब जो है अंग्रेज़ों की अधीनता स्वीकार करेंगे। कौन कौन से देख लेते हैं कि जवाहर सिंह के बाद कौन कौन से हुए हैं। जवाहर सिंह के बाद अगला हुआ है रतन सिंह के बाद हुआ है केसरी सिंह के बाद हुआ है रणजीत सिंह के बाद होता है रणधीर सिंह करता क्या है, ये देखो डेट यहाँ पर लिखी हुई है, 1805 में अंग्रेजों की अधीनता स्वीकार कर लेता है। इस प्रकार जाटों का क्या हो जाता है, अंत हो जाता है। अब जो बचे हुए हमारे हैं राज्य, उनको हम किसी अन्य वीडियो में लेके आएंगे और फिर उनके बारे में बातचीत होगी। बहरहाल आज का वीडियो हमारा इतना ही रहेगा, तो आप लोग देखिए, जो कमी वगैरह रह गई हो वो आप लोग हमको बताइए, हम सुधारने का प्रयास करेंगे। जय हिंद, जय भारत।